नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन की हमारी ये सीरीज जो पिछले एक साल से हम लोग बिहार के अपनी विभूति को याद करते हैं, खास करके उनके जन्म जयंती और उनके याद में हम अपनी नई पीढ़ी से संवाद करते हैं। उन जन आज हम आप जो आज की जो चर्चा में हमारे साथ में जितने हमारे मेहमान हैं, मुझे लगता है कि देश के ख्याति प्राप्त पत्रकारों में से संतोष जी हैं, के जी सुरेश जी हैं, अरविंद जी हैं। इन लोगों को शायद लगता है मुझे कि पूरे अपने इंडिया में अगर कोई पत्रकारिता की बात कर रहा हो या पढ़ने वाले लोग हों या मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में हो, कम ही ऐसे कोई लोग होंगे जो शायद इन्हें नाम से ना जानते हों, इनके काम को और इनके विचारों को ना पढ़ते रहे हों। और इन्हीं दिग्गज लोगों के साथ में आज हम चर्चा करेंगे अपने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। जो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के अगर कहें तो हर मामले में राजनीति के आदर्श के रूप में, व्यक्ति के आदर्श के रूप में, हर चीज में उन्होंने एक मानक तय किया था, सामाजिक न्याय के रूप के आदर्श के रूप में। और सबसे एक संतोष जी अगर मुझे माफ करें तो मैं कहूं कि ये कर्पूरी ठाकुर मुझे लगता है कि उस मिथिला के उस भूमि से थे जहां राजा जनक का को अगर विदेह कहा गया, तो मुझे लगा कि शायद कर्पूरी जी के जनक के बाद का तो परंपरा का मैंने बहुत ज्यादा मुझे अध्ययन नहीं है, लेकिन इस दौर में अगर विदेह किसी को कहा जाएगा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया और कबीर के उस परंपरा के वाहक के रूप में अगर किसी को याद किया जाएगा, तो मुझे लगा कि इस जननायक कर्पूरी ठाकुर के अलावा हमारे पास में कोई चेहरा नहीं है जिसके जीवन में, जिसके चरित्र में, जिसके सब राजनीतिक के करियर में कोई एक दाग लगा हो। और ऐसे महान जननायक कर्पूरी ठाकुर की जब हम चर्चा करते हैं, तो हमें थोड़ा सा इस मामले में हम अपने मिथिला का भी उस राजा जनक के विदेह की उस परंपरा को भी हम इसलिए याद किए हैं कि कोई लाग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं, कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, सेवा ही सरोकार है। ऐसे महान जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं। और आज हमारे साथ जो दिग्गज मेहमान हैं, हमारे जो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं, इंडियन एक्सप्रेस के संतोष जी के, बिहार से हम लोगों ने वर्षों से उन्हें पढ़ के ही बिहार को आज भी जानता हूं कि बिहार की राजनीतिक सामाजिक स्थिति क्या है। संतोष जी से बेहतर बिहार को लिखने वाला शायद कम है आज की तारीख में। के जी सुरेश जी हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा टेलीविजन में इनसे। दिल्ली में पत्रकारिता के अपने एक मानक तय करते हुए के जी सुरेश जी दूरदर्शन में कंसल्टिंग एडिटर रहे, आईएमसी के रहे और आज वाइस चांसलर हैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय के। तो काफी लंबे अरसे तक इनका एक योगदान है चीजों को बहुत करीब से समझने का। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े नहीं है। अरविंद जी बहुत दिग्गज पत्रकार हैं दिल्ली के, और सामाजिक सरोकार की जो पत्रकारिता है उसमें अरविंद जी की सानी नहीं है। बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले संतोष जी, मेरा सवाल सीधे आपसे। आपने बिहार के 3 दशक की राजनीति को करीब से देखा है, दूसरा कर्पूरी क्यों नहीं हुआ इस बिहार में? हो भी नहीं सकता है, दूसरा कर्पूरी हो भी नहीं सकता है। आपने बहुत ही सुंदर तुलना की और ये एनालॉजी तो मेरे लिए भी नया है। बहुत ही अच्छा प्रयोग आपने किया कि वो विदेह है राजनीति की, बिहार की नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का मैं विदेह कहूंगा। मैंने जो भी एक राजनीति के छात्र के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक रिसर्चर के रूप में जो भी अध्ययन किया है, मेरी 2 किताबें आई है बिहार पर, और मैं इस मंच से मैं ये भी आज अनाउंस करता हूं कि मेरी 4थी किताब आने वाली कर्पूरी ठाकुर पर है। अरे वाह, ग्रेट, तो बधाई सर। जी जी जी। तो अभी उसका ड्राफ्ट चल रहा है, तो टेंटेटिव नाम कर्पूरी ठाकुर द ओरिजिनल सबअल्टर्न हीरो। तो इसी के नाम से एक चैप्टर ही मेरी दूसरी किताब जो आई जेपी टू बीजेपी 2021 की जनवरी में आई, हाँ, तेज और जी बितस्ता जी से। जी। उसमें से एक चैप्टर कर्पूरी पर डिवोटेड है। उसके पहले रूल मिसरूल आई थी, तो उसमें मैंने एक, चूंकि लालू जी और नीतीश जी पर था, तो एक कनेक्टिंग चैप्टर में रेफरेंस था, कम था। तो रवीश कुमार ने एक टिप्पणी की थी कि संतोष जी कर्पूरी जी पर लिखा जाना चाहिए, तो वो एक थोड़े से रेफरेंस से एक चैप्टर बना। अब वो इस चैप्टर से एक बुक में परिणत होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि अगले साल 23 में कोई टाइम में, वो अभी उस पर काम चल रहा है। बधाई, अग्रिम और बधाई संतोष जी जी, थैंक यू सो मच। अब आपकी बात पर आता हूं, तो मैं मुझे 2-3 मिनट देंगे आप, तो मैं समापन करूंगा उसका कि 2-3 खंडों में देखता हूं कर्पूरी एज फ्रीडम फाइटर, कर्पूरी एज सोशलिस्ट, कर्पूरी एज द स्टेट्समैन, कर्पूरी एज द सोशल एम्पावरमेंट मैन। तो मैं उनके पर्सनालिटी के इतने फैसेट्स हैं, वो आप
उसकी तुलना करेंगे कि अब ऐसे ऐसे एनेक्डोट्स हैं कि जब उन्होंने फी वेवर क्यों किया। अब कोई व्यक्ति जो कि वो, आप जानते हैं उनका गांव पितौंजिया अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है समस्तीपुर में। चारों तरफ अपर कास्ट के लड़के ये पढ़ नहीं पाते थे। इनके एक राजा गुरुजी पढ़ाने आते थे, वो अपर कास्ट के लड़कों को पढ़ाते थे। आप ये पढ़ें कैसे? तो इनको कहा कि तुम खलिहान में छुप जाना, खलिहान में पुआल के पीछे छुप जाना, मैं जोर जोर से पढ़ाऊंगा, तुम तक आवाज जाएगी। इस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने इस दर्द के साथ बड़े हुए, तभी वो कर्पूरी ठाकुर हुए। अब यशवंत सिन्हा की किताब आप रिलेंटलेस पढ़ेंगे तो वो बनते हैं जब वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जब मैं उनके घर गया तो बैठने को कुर्सी नहीं थी और उनकी पत्नी हमको कुर्सी ऑफर नहीं कर पाए, तो वो भी शर्मिंदगी नहीं हो तो चूल्हे पर चाय बना रही है लकड़ी के चूल्हे पर, और मैं भी उनको ये समझने नहीं दिया कि आपको कोई एम्बेरसमेंट हो रहा है। ये सिंप्लिसिटी। और एक एक चीज आप देखिए कि आप छोटी चीज कहेंगे, जब वो कर्पूरी ठाकुर 67 में बनते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो वो देखते हैं सचिवालय के लिफ्ट पर लिखा हुआ है ओनली फॉर गस्टेड ऑफिसर्स। उन्होंने तुरंत वो हटाया, व्हाई ओनली फॉर गस्टेड ऑफिसर, और एक रूल बना करके उन्होंने कह दिया कि उस दिन से, तब से लेके आज तक सब उस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कर्पूरी ठाकुर की पर्सनालिटी में एक ऐसा पर्सनालिटी है कि जिसके जितना डीप करेंगे उनकी पर्सनालिटी में, उतने उनके परत दर परत उभरते हैं। मैं बहुत समालोचनात्मक ढंग से खोजना चाहता हूं कि कर्पूरी ठाकुर के जीवन में कुछ त्रुटि मिले मुझे, लेकिन बहुत सारी त्रुटियां नहीं मिल रही है उनके। आज जो देखिए जो दो दो चेले कहा जाते हैं इनके, कर्पूरी ठाकुर भी कह सकते हैं, लोकनायक जयप्रकाश के भी कह सकते हैं, दोनों के शिष्य हैं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद। सारा सोशल इंपावरमेंट का आइडिया, वेदर इज पंचायती राज सिस्टम, फी वेवर सिस्टम, इवन आप जो रिजर्वेशन, सब सब कर्पूरी ठाकुर का बारो किया हुआ है। उसी चीज को इन्होंने विस्तृत फलक पर दिया है। तो सारी लेगेसी, आप जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक कट ऑफ पॉइंट होगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, दूसरा कट ऑफ अगर होगा तो कर्पूरी ठाकुर का। ये इतना गैप संतोष जी, मैं एक कमेंट ले लेता हूं जरा आपने केजी सुरेश सर से। केजी आपने अभी देखा कि संतोष जी ने जिस तरीके से कर्पूरी जी का जो एक पूरा क्रोनोलॉजी आपके सामने में रखा है, और उनको कर्पूरी जी को आप देखें कि तो उनके एक तीन उनके पर्सनालिटी को डिवाइड करके उनको हमें हमारे सारे जो सोशल मीडिया पे हमारे उपस्थित दर्शक हैं उनको समझाने की, बताने की कोशिश की है। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पिछले 3 दशक से जेपी के आंदोलन के बाद सामाजिक न्याय का, और एक संग है कि राजनीति में एक सामाजिक न्याय एक टर्मिनोलॉजी की तरह से यूज होने लगा, लेकिन सामाजिक न्याय को जो कर्पूरी ठाकुर ने जिया, जो बात संतोष जी बता रहे थे कि उनके पीए थे यशवंत सिन्हा, तो उनको बैठने के लिए कर्पूरी जी के घर पे चेयर नहीं था। मैं उसमें और जोर देता हूं कि मैंने कहीं पढ़ा कि चौधरी चरण सिंह एक बार कर्पूरी जी के यहाँ गए, तो वो कर्पूरी जी के रूम में घुस रहे थे तो उनके सर में चोट लग गई। तो कर्पूरी जी को उन्होंने बताया कि कर्पूरी थोड़ा दरवाजा तो ऊंचा कर लो। वो अपने जाटलैंड से थे तो उनके यहाँ दरवाजे तो बहुत बड़े बड़े होते थे। तो कर्पूरी जी ने कहा था कि चौधरी साहब, हमारे यहाँ गरीबों को जब तक घर नहीं हुआ तब मेरा सिर्फ घर हो जाने से क्या होगा। के जी, वो सामाजिक न्याय और आज के इस सामाजिक न्याय के पुरोधा, इस दोनों की अगर आप तुलना करते हैं तो आपको लगता नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर को ठगा गया है? देखिए विनोद जी, अंग्रेजी में कहावत है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर चरित्र को समझना है तो उसको सत्ता दो, उसको अधिकार दो, तब उसका असली चरित्र सामने आता है। अपने बहुत ही, जिसे हम कहेंगे, हम्बल बैकग्राउंड से निकलकर जब वो राजनीति में आते हैं और 2 बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सब पदों के बावजूद वो वैसे ही रहे जैसे वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब गिरफ्तार हुए थे। उनके जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। व्यक्तिगत जो चरित्र पर उन्होंने, क्योंकि कहावत है यथा राजा तथा प्रजा, वो एक आम व्यक्ति के, बहुत लोग आम लोगों के नाम पर सत्ता पर आए, खासकर बिहार में, जिन्होंने नोटंकीबाजी खूब की, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन को अगर आप देखेंगे
उनके परिवारजनों के व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे, उनके संपत्ति को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जमीन आसमान का फर्क उनके कथनी और करनी में। आपने उदाहरण दिया, ऐसे 50 उदाहरण उनके जीवन में मिलते हैं, जो हम सब लोग, जो राजनीति के जो विद्यार्थी हैं, जो लोग पत्रकारिता जिन्होंने किया है, जिन्होंने उसको अध्ययन किया है, याद रखें अपने पहले विदेशी टूर में वो जब जाते हैं तो उनके पास पहनने का कोट नहीं होता, वो एक कोट एक मित्र का उधार में लेते हैं और उस कोट को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। युगोस्लाविया में यह कहा जाता है कि मार्शल टिटो ने उनको फटे कोट में देखा और उनको कोट जो है उनको एक तरह से उपहार में उनको दिया। ये ऐसा एक उदाहरण क्या आज के तारीख में कर्पूरी जी के जाने के बाद कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल में वो मिसाल आपको दिखाई देता है क्या? के जी, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि अभी जो संतोष जी ने कहा कि हमारे 2 मानक हुए, एक डॉक्टर श्री कृष्ण और उसके बाद जो है कर्पूरी ठाकुर हुए। तो बिहार को आज के दौर में चाहे जितना लोग बदनाम करें, बिहार के पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके चीजों को लेके बिहार को चाहे आप जिस नैरेटिव्स में देखें, लेकिन कर्पूरी ठाकुर क्या देश के सम्मान और देश का मान उस फटे हुए कोट से तो दिखाया कि वो एक ऐसा नेता था, एक ऐसा नेता, जबकि वो एमएलए थे, वो मंत्री भी बन गए थे उस दौर में, और उसके बाद उनको पहनने के लिए कोट नहीं है। क्या ये देश के लिए भी आदर्श नहीं है क्या के जी? नहीं, बिल्कुल। आज भी मैं समझता हूं कि आज भी अगर राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, लोग उसकी दुहाई देते हैं, लेकिन अगर उदाहरण है तो बहुत कम। आप लाल बहादुर शास्त्री का आप ले सकते हैं, ऐसे कुछ गिनती के कुछ लोग आप नाम ले सकते हैं जिन्होंने जो कथनी और करनी में उसको जीकर दिखाया कि जो वो कहते हैं वही करते हैं। देखिए, ये न सिर्फ पिछड़ों के लिए पहली बार देश में कहीं आरक्षण दिया गया, बाकी लोग हिंदी प्रेम की बात तो करते हैं, दावा जरूर करते हैं, लेकिन सही मायने में अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दिशा में अगर ने कारगर कदम उठाया तो कर्पूरी जी थे। आज हम बड़े बड़े विश्व हिंदी सम्मेलन करते हैं, लेकिन वहां कभी कर्पूरी जी की चर्चा नहीं होती है, जबकि उनकी चर्चा होनी चाहिए कि उस वक्त जब अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ था, आज तो कई राज्यों में हिंदी का जो है हिंदी को लागू कर दिया गया है, उस समय बहुत किसी ने भी हिम्मत नहीं किया, मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, जरूरत नहीं की कि, और यहां तक कि जो अंग्रेजी में फेल हो जाते थे उनको कर्पूरी ठाकुर वाले बच्चों के नाम पर जो है उनको ये तगमा दिया जाता था। ये एक हिंदी के लिए जो कारगर कदम उठाया, वो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल पूरे देश में जब एक तरह से मिसाल बन गया, जिसके के जी, मैं जरा संतोष जी से आपके इसी बात पे तो आपका के जी, मैं आपके हिंदी हो, ऐसा न जाने कितने और उदाहरण हैं उनके जीवन में जो हम कह सकते हैं कि देश में पहली बार उन्होंने किया, और वो पूरे देश के लिए आज भी मिसाल है। मैं के जी से मैं एक बार संतोष जी से ये जान लेता हूं कि संतोष जी, आज आपने तो राजनीति को बहुत करीब से देखा है, बिहार में बदलते हुए जो राजनीतिक परिवेश के साथ साथ इलेक्शंस के, मुझे लगता है कि 3-4 दशक से तो आप इलेक्शन को देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग भी आपने बहुत की है। कर्पूरी जी जैसे साधारण से अति साधारण आदमी शायद कभी इलेक्शन नहीं हारा हो, अगर पैसे के दम पे ही राजनीति होती हो, या बिहार को कहा गया कि बिहार बहुत करप्ट है पॉलिटिकल सिलेक्शंस में और इलेक्शंस की मेथोडोलॉजी में, लेकिन कर्पूरी जी न कभी इलेक्शन हारे और न कभी इलेक्शन में धनबल बाहुबल का प्रयोग किया। अपने व्यक्तित्व और अपने जनसेवा के भाव से के कारण ही वो जननायक हुए, और उनका जो आदर्श था, उस आदर्श को अपने कंस्टिट्यूएंसी के हर एक लोग, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, हर ने माना। और कर्पूरी जी
का जो जीवन का आदर्श है उसको समाज में अनुकरण करने की कोशिश हुई और कर्पूरी जी जीतते रहे। आज क्या ऐसी मजबूरी है कि हर समाजवादी को लगता है कि पहले पैसा हो उसके पास में तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। संतोष जी, ये दिक्कत कहाँ हुई, ये पेच कहाँ फंसा? ये समय का फेर है। जब समाजवाद का जो पूरा कंसेप्ट था, डॉक्टर लोहिया क्या कहते थे, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, वो पॉवर्टी नहीं कहते थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते थे। वो उनके देखने का नजरिया था। वो एक तरह से सही भी है, लेकिन वो कब वो धीरे धीरे एक कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो गया, परिवारवाद में कन्वर्ट हो गया समाजवाद। और समाजवाद अब कैसे कहें उसको, वो सोशल स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया। वो समाजवाद का सोता भी है कि नहीं है, ये भी मुझे पता नहीं है। और इस आज आप देखिए कि अब किस तरह से समाज वो पार्टियां बनती है, जनता दल के कितने टुकड़े हो गए हैं। और अब सब तरफ यहां से लेकर के दक्षिण तक घुमा लीजिए, या तो नेता हैं या उनके पुत्र हैं समाजवाद के नाम पर। नीतीश कुमार शायद उनका सेकंड जनरेशन नहीं है, एक्सेप्शन इसमें हो सकते हैं। तो बैक टू कर्पूरी ठाकुर की बात आ रही है, तो आप सुरेश जी एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मुझे लगा कि मैं भूल नहीं जाऊं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का बहुत अच्छा प्रकरण है। एक हिंदी का कोई फंक्शन है जिसमें कि उनको इनविटेशन नहीं था और वो पहुंच जाते हैं, बहुत मुश्किल से उनको जगह मिल पाती है, फ्रंट रो में तो नहीं मिलती है, कहीं जाके बैठ जाते हैं। और उसका उद्घाटन कर्पूरी ठाकुर करने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण को आना था, वो नहीं आ पाए, तो कर्पूरी ठाकुर करने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर जैसे देखते हैं कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री बैठे हैं सभागार में, बोले कि इनके रहते हुए, शास्त्री जी के रहते मेरी क्या हिमाकत कि मैं इसका संचालन करूं। ये हिंदी के प्रति उनका जो प्रेम था, ये जो उद्गार था। और आप बहुत लोग कर्पूरी डिवीजन के रूप में डिराइट करते हैं, बहुत अच्छी बात कही कि वो जो सोशल इंपावरमेंट का बहुत बड़ा चक्का था। क्यों हम मैकॉले पुत्र बनने के लिए परेशान हैं, क्यों, क्या जरूरी है अंग्रेजी में पास? मैं भी, अंग्रेजी मेरी भाषा है, मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी मेरी पेट की भाषा है। मेरे सपने मुझे अंग्रेजी में नहीं आते हैं, सपने मुझे हिंदी में ही आएंगे, सपने मुझे मेरी आंचलिक भाषा में ही आएगी। तो वो जो सम्मान हिंदी को जो दिया, अपनी भाषा को दिया, अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन उसके आप उसमें फेल हो जाएं तो फेल हैं, ये सही नहीं। एक जो नेताओं की जो बहुत बड़ी ओबीसी ईबीसी शेड्यूल कास्ट नेताओं की जो एक पौध रुकी हुई थी, वो मैट्रिक पास नहीं कर पाते। अगर जिस चीज को लोग कर्पूरी डिवीजन करते हैं, अगर उन्होंने ये नहीं किया होता, तो मुझको लगता था कि उस समय के संदर्भ में बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम था। और कर्पूरी ठाकुर ने, मैं रामनाथ ठाकुर से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने उनका सर्टिफिकेट दिखाया कि देखिए इंटर में बाबूजी को 300 में 156 मार्क्स आया है। ऐसा ही नहीं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, उनकी अंग्रेजी भी अच्छी थी, लेकिन वो जो नहीं पहुंच पाए अंग्रेजी स्कूल तक। उनके पिता गोकुल ठाकुर उनको स्कूल छोड़वाने के लिए आतुर थे कि चलो तुम अपना जो पारिवारिक पैसा है उसको पकड़ो, क्या स्कूल पकड़, फी देने के लिए फी नहीं है। तो वो जब बने डिप्टी सीएम तो उन्होंने 12वीं क्लास तक फी वेव कर दिया। ये विजन उसी को हो सकता है जिसने उस दर्द को झेला हो। जहां तक समाजवाद में आप देखिए कि किस तरह से अब पैसे का उपयोग हुआ है, पता नहीं। अब इस पर तो बहुत बड़ी बहस हो सकती है कि किस तरह से कैपिटलिज्म घुस गया, सोशलिज्म है भी कि नहीं है, कुछ एक छत्रप का राज चल रहा है। मुझको नहीं लगता है कि अब पूरी तरह से जो जिस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की परिकल्पना डॉक्टर लोहिया ने की थी, डॉक्टर नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने किया होगा, वो चीज तो प्रैक्टिस आज के डेट में नहीं हुई है। मुझको लगता है कि कर्पूरी ठाकुर वाज द लास्ट सोशलिस्ट आइकन। जी संतोष जी हमारे साथ हैं, और मुझे लगता है कि पत्रकारिता को जमीनी आधार से जीने वाले हमारे बीच में जितने अभी पत्रकार हैं, मैं मानता हूं कि अरविंद जी हमारे श्रेष्ठ पत्रकार में से हैं। और अर्थ से सौथ तक तरीके से लिखा है राजनीति को, समाज को, अर्थ को, विज्ञान को। तो हम लोग सुनते हैं तो लगता रहता है कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अरविंद जी, आपने जो कर्पूरी जी के टाइम को देखा है और उसके बाद का की जो राजनीति है, खास करके सामाजिक न्याय की जो राजनीति चली, और उसके बाद समाजवाद की बात, चाहे वो बिहार हो या यूपी हो या कुछ कुछ स्टेट में इस तरह के प्रयोग चले और समाजवाद की बात चली, तो मुझे शायद कहीं मैंने पढ़ा के कहते थे 5 का तो मैं दिल्ली के का जो सत्ता है उसको मैं आसानी से ले लेता।
और उनके पास 5 कर्पूरी गिनाने के लिए नहीं हुआ। तो ये कर्पूरी का जो आदर्श है, सिर्फ कर्पूरी नाम रहा, समाजवाद में उन लोगों ने उनका आदर्श क्यों नहीं ले पाया अरविंद जी? देखिए, वो आदर्श जो आप बात कर रहे हैं, अब यहाँ जो मंच पर लोग, जो हमारे साथी लोग विराजमान है, केजी भाई है, जो कि खुद बहुत कुछ इन्होंने भी देखा है, हम लोगों ने लगभग साथ साथ बहुत चीजों को देखा है, और मैं कई बार कर्पूरी जी से मिला हूँ। और एक किस्सा मैं यहाँ पहले की कुछ और बातें कहूँ, एक किस्सा मैं कभी भूलता नहीं। चौधरी चरण सिंह और बोगड़ा जी एडमिट थे आरएमएल में, और मैं जाता था क्योंकि बोगड़ा जी के साथ भी मेरा बहुत पुराना संबंध इलाहाबाद के दिनों से था। उनको देखने में गया हुआ था, तो अचानक कर्पूरी जी आ गए। क्या मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? हाँ जी आवाज जी आ जी, मिल रही है तो अचानक जी, कर्पूरी आ जी रही है आ सर। गए। तो आरएमएल में कर्पूरी जी आ गए, बोगड़ा जी के कमरे में गए। तो बोगड़ा जी के कमरे में उस समय मैं था, तो कर्पूरी जी को मैं कभी पहले मिला नहीं था, मिला वही बोगड़ा जी ने मेरा परिचय कराया उनसे। तो बड़ी हुई दाढ़ी, कुर्ता धोती, और कुर्ता पीछे से थोड़ा सा फटा हुआ भी था। मैंने गौर किया, मैं सोचा यार इतना बड़ा नेता, 2 बार चीफ मिनिस्टर रह लिया, और यहाँ तो जो हारा हुआ विधायक हो, तो मतलब चुनाव में भी हार जाता हो कितने बड़े काफिले से। खैर, मुझे लगा कि ये 2 लोग हैं, बात करें। इसके बाद बात हो, लेकिन कर्पूरी जी के आंखों से आंसू आ गए, और बातचीत रामविलास पासवान पर हो रही थी। पासवान ने उस समय कुछ बहुत ही बुरे कमेंट जो है कर्पूरी जी को लेके किए थे, तो बोगड़ा जी उनको समझाने लगे, बोले कि आप क्या बात कर रहे हैं, मैं अभी इलाहाबाद से इलेक्शन जब हार के आया, और मैंने बहुत कुछ दुनिया देखी और वो देखा। उन्होंने अपनी भी दोनों यहाँ पर बोले, ये सब मान के चलिए कि जिस बरगद को आप खड़ा कर रहे हैं, उसके नीचे आप ही के बैठने की ठाव नहीं है। राजनीति यही है, यही बताती है। ये दोनों लोग बात करने लगे, मुझे लगा कि भाई कुछ और पर्सनल बात होगी, मैं बाहर आ गया। तो जो कर्पूरी जी का गनर था, उसने कहा कि साहब ये हम लोग बिहार भवन से निकले हैं पैदल, और ये अब आरएमएल आए हैं, और आरएमएल के बाद ये आदमी दिन भर कहाँ घुमाएगा हमें। और आप ये सोचिए, वो आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन था बिहार असेंबली में, और बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, कई प्रांतों में 60s में, मैंने यूपी में हमारे 69 में कैबिनेट का दर्जा मिला, पार्लियामेंट में भी जो है 60s में ही लीडर अपोजिशन को जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। और वो आदमी 2 बार चीफ मिनिस्टर बिहार का रहा हो। बिहार जो कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा प्रांत, और आप वैसे जोड़ लीजिए तो दुनिया के कई देशों के हिसाब से देखिएगा, आबादी के हिसाब से, तो देश जैसा, महादेश जैसा आकार वाला जो प्रांत हो, और जहां से लोग राजनीति सीखते रहे, उस प्रांत का इतना बड़ा आदमी इतनी सादगी के साथ, उस सादगी जो कि समाजवादी धारा का जो प्राण थी। और आचार्य नरेंद्र जो ऐसे नहीं हुए थे, क्योंकि मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय समाजवादी धारा का एक बड़ा केंद्र रहा एक समय में। चंद्रशेखर वगैरह आचार्य नरेंद्र देव के इसी से रहे, बहुत सारे लोग रहे, और बहुत सारी चीजें रही। मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं छात्र जीवन में जनेश्वर जी को देखा मैंने, आप इमेजिन नहीं कर सकते कोई आदमी जो भारत सरकार में, मतलब केंद्र में मंत्री 77 में रहा हो, उस आदमी के पास इतना इंतजाम भी नहीं होता था, मैं बताऊं आपको, कि खाना रात में खा सके, किराया मकान का न दे दो, कभी मन घर नहीं रहा उनके पास। और उनको छोटे लोहिया कहा जाता। तो मुझे खुद मुलायम सिंह जी ने कहा कि जब जनेश्वर जी आते थे इटावा वगैरह में, तो हम लोग लाइन लगा के मिलते थे। ये ऐसे लीडर को मैंने खुद देखा कि इलाहाबाद लखनऊ रेलवे स्टेशन पर वो आदमी 2nd क्लास के कंपार्टमेंट में बैठ के जो है गंगा गोमती ट्रेन पकड़ रहा है, जो 2nd क्लास के अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठ के जो आदमी रेल मंत्री बना, उसके पहले भारत सरकार मंत्री रहा। हाँ, तो वो जो धारा थी, आज जब मैं देखता हूं, उसमें वो सारी विकृतियां और कमजोरियां आ गई हैं, जो जिसको लेकर के समाजवादी धारा अलग हुई थी जो है। और मैं केवल एक बात बताना चाहूंगी कि कर्पूरी जी आचार्य नरेंद्र देव की परंपरा के आखिरी हस्ताक्षर थे, ऐसा मुझे लगता है। और आचार्य जी के पास वो था कि जो काम कभी मार्क्स ने किया हो, लेनिन ने उसको जमीन पर उतारा,
तो मेरा अपना ये मानना है कि वो जो आचार्य जी ने या संपूर्णानंद वगैरह ये सब लोगों ने मिलकर के जो उस समय काम किया था, वो वैचारिक आधार उनका था, नैतिक आधार बहुत मजबूत था। 1948 में जब आचार्य नरेंद्र देव अलग हुए, 11 विधायकों के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया। आप समझिए कोई दल बदल कानून नहीं था। और 1948 का वो जो बयान है, कभी आप पढ़िएगा तो बिल्कुल आंख से आंसू आ जाएंगे। उस समय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन स्पीकर थे यूपी असेंबली के, जो भारत रत्न रहे। और उनके साथ तो बड़ा विचित्र संयोग था। वो ऐसे व्यक्ति थे जो 1937 में इलाहाबाद से विधानसभा का चुनाव भी निर्विरोध जीते, निर्विरोध स्पीकर निर्विरोध बने, कोई उनके सामने नहीं खड़ा हुआ। और 1952 में इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव भी निर्विरोध जीते। कितना बड़ा सम्मान रहा होगा। और वो आदमी, जहां इलाहाबाद में खत्री परिवार अगर आप खोजेंगे तो आपको 1000 भी नहीं मिलेगा, वो निर्विरोध जीत के आ रहा, सम्मान की बात कर रहा हूं। तो वो सब जो धारा थी, तो जब जिस दिन आचार्य जी ने इस्तीफा दिया है विधानसभा से, उनको कोई बाध्यता नहीं थी। वो चाहते तो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते और विधायक बने रहते। लेकिन जो उन्होंने मॉरल ग्राउंड पर जो चीजें कही हैं, मैं कहता हूं कि आज जो राजनीति की बातें लोग करते, उनको वो पढ़ना चाहिए। और कर्पूरी जी को, क्योंकि कर्पूरी जी की ताकत क्या थी, देखिए ठीक है, पिछड़ों और कमजोर लोगों की बात क्या पासवान जी नहीं करते थे, लेकिन मैंने तो पासवान जी का जो ड्राइंग रूम देखा है, सुरेश भाई ने देखा है, जो लाइफ स्टाइल देखी है भाई साहब, वो तो मुझे लगता है कि शायद टाटा के भी लाइफ स्टाइल ना हो ऐसी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी की अपनी पसंद नापसंद होती है, लेकिन कर्पूरी को मैंने बिल्कुल, कर्पूरी जी की जब बात करते हैं तो कर्पूरी जी के रहन सहन में, कथनी करनी में, जीवन में और गरीबों के प्रति समर्पण में कभी कोई बदलाव आया नहीं जो है। और आपको याद होगा, आप लोगों को, कि जब लालू जी बने नेता विपक्ष कर्पूरी जी के बाद जो है, तो काफी बड़ा बवाल मचा और काफी विधायकों ने यहाँ आकर के जो है, तो उस समय मैं चिमन भाई पटेल जी हाँ जो, हाँ, हाँ मैं एक कमेंट जी, मैं सर एक तो मैं कमेंट बस आखिरी अपना कदम केजी कर रहा हूँ हूँ कि वो, जी जी आपकी बात को सुन के ये हो रहे थे कि वो ऐड कर चाह रहे थे उस पे। जी तो जी मैं जी केजी जी से जी एक चीज पूछ बताइए। लेता हूँ कि केजी, अभी अरविंद जी ने जो अभी बताया है, एक तरह से उन्होंने अपनी आंखों देखी चीजें बताया कि कर्पूरी जी को इतने करीब से देखने का और उसको समझने का जो अरविंद जी ने इतना कमाल की चीजें अपने हम लोगों के सामने में रखी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ केजी कि आज जो सामाजिक धारा, समाजवाद की धारा चली, और जिस समाजवाद की धारा को अगर कह सकते हैं कि जो आचार्य नरेंद्र देव की बात कह रहे थे, उसका को जीने वाले जनेश्वर की जो परंपरा थी समाजवाद की, उसको जीने वाले कर्पूरी जी का अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत अहंकार को छोड़ के समाजवाद का मतलब जो सीधे सीधे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार वो पहला राज्य था जहां आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी जी पहले नेता थे। और उसको लेके कहीं बहुत बड़ा ऐसा आक्रोश, जनाक्रोश, बहुत कुछ इस तरह की चीजें नहीं हुई जो कर्पूरी जी ने क्या कर दिया है। संतोष जी उस चीज को बेहतर जानते होंगे कि क्योंकि उसमें किसी को ये नहीं था कि कर्पूरी ठाकुर अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा है। उस परिवार एक भी नेता, किसी व्यक्ति को कभी कोई टिकट नहीं मिली, उनके बच्चों को या उनके परिवार में किसी संबंधी को। मैं आज मुझे काफी वर्षों के बाद पता चला कि कर्पूरी जी नाई समाज से आते हैं। मुझे ये भी नहीं कभी वो ठाकुर देख के उनके जात का पता चला कि कर्पूरी जी नाई थे या पंडित थे, कर्पूरी जी राजपूत थे या कर्पूरी जी दूसरे किसी कास्ट से थे। हम लोग पटना बिहार में पढ़ते हुए मुझे नहीं पता था कि कर्पूरी जी नाई समाज से आते हैं। ये कर्पूरी ठाकुर, और आज जब वो समाजवाद की बात कहते देखते हैं तो पूरा समाजवाद की लेगेसी परिवार तक सिमट जाती है। पूरा समाजवाद की लेगेसी वो अपना एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म को लेके एक बड़ी बड़ी बातें वो सिर्फ समाजवाद की करते हैं, फोटो कर्पूरी जी का लगाते हैं, लेकिन उनका सारा कुछ वही। विनोद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर जो है स्टाइल आपने है जोर दिया। जो किसी दूसरी पार्टी का है।
फिर कर्पूरी जी किसके आदर्श रहे? मुझे लगता है केजी का। जी विनोद जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं आपके बातों का लब्बो लबाब समझ गया। हाँ सर। जो आपने जो बात कही है उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो आज दो गलापन नजर आता है, दोहरे मापदंड नजर आते हैं, वो सबसे बड़ा फर्क जो नजर आता है, एक कोरा नारा बन के रह गया है। आज शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है के जी। जी मैं सुरेश जी को ठीक लग रहा है, आवाज तो आ रही है। सर आप बोलिए, सर सुरेश सर आप बोलिए। हाँ बोलिए सुरेश भाई। हाँ देखिए, एक कोरा एक नारा मात्र रह गया है समाजवाद, परिवारवाद की जिक्र किया विनोद जी ने। देखिए, आज एक समय में जहां समाजवादी नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, और एक तरफ एक वो भी नजारा पूरे समाज के सामने है जब अपने छोटे बेटे को, जब बहुत ही एक गंभीर समस्या से, स्वास्थ्य संबंधित समस्या से वो जूझ रहे थे, और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्वयं हस्तक्षेप करके उनको विदेश भेजने की पेशकश की सरकारी खर्चे पर, तो कोई ऐसा कौन सा बाप होगा जो ये मना कर दे कि किसी भी कीमत में सरकारी खर्चे पर मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाऊंगा। ऐसा मिसाल आपको राजनीति में, भारतीय राजनीति में बहुत विरले मिलेंगे। तो उन्होंने समाजवाद को जिया है। उनके लिए वो मात्र एक नारा नहीं था, उनके लिए, इसलिए आपने जो सवाल किया कि आज आरक्षण की बात करते हैं तो राजनीति की बात होती है, लेकिन जब उन्होंने आरक्षण की बात कही तो उस पर कोई विवाद नहीं था, उसको लेकर लोगों ने ये नहीं समझा, क्योंकि लोगों को ये पता था कि ये उनकी जो विश्वसनीयता थी, उनकी जो व्यक्तिगत साख थी, जो क्रेडिबिलिटी जो एक समय में गांधी जी के साथ था, उस जमाने में जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में जब कोई टेलीविजन नहीं था, उस समय गांधी जी अगर उपवास पर बैठ जाते तो दंगे रुक जाते थे, क्योंकि लोगों को यह यकीन था कि गांधी जी अगर कुछ रुकने के लिए कह रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं, वो अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो विश्वसनीयता थी, ये विश्वसनीयता थी कर्पूरी जी के साथ भी, कि लोगों को यह पता था। देखिए, ऐसे न जाने कितने मिसाल है, उदाहरण है, हम सबने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है। वो जब उनके अपने रिश्तेदार जब सिफारिश के लिए आते हैं कि हमें कोई सरकारी नौकरी दिला दो, तो वो किस तरीके से अपने जेब से 50 रुपए निकाल के देते हैं और कहते हैं कि जाओ उस्तरा खरीद लो और अपना दुकान खोल लो। कहां मिलेंगे आज राजनीति में ऐसे मिसाल? मैं समझता हूं कि इन विषयों को लेकर आज मैं समझता हूं जब राजनीति में आप भारतीय राजनीति के प्रति एक नकारात्मकता, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, तो ऐसे उदाहरण भी हमको आज के युवा पीढ़ी को बताने की जरूरत है। इसलिए मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन को मैं बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 वर्ष बाद उनका शताब्दी वर्ष होगा। 1924 में उनका जन्म हुआ था और 2024 में हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे, और जन जन तक ये उदाहरण के तौर पर, और ये सिर्फ समाजवादी या किसी विचारधारा से संबंधित नहीं है, ये भारतीय राजनीति में जी इससे सबसे बड़ा फायदा तो इससे सबसे बड़ा फायदा बिहार को होगा। आपने जो ये 2 साल के बाद उनके शताब्दी वर्ष की बात कही है, मुझे लगता है कि अगर हम कर्पूरी जी की बात करते हैं तो बिहार का मान बढ़ता है। जब हम कर्पूरी के आदर्श को बताते हैं तो बिहार का सम्मान बढ़ता है कि राजनीति में एक मानक स्थापित करने में बिहार ने हमेशा अग्रणी भूमिका बिहार का है। और यही बात मैं संतोष जी से जानता हूँ। संतोष जी, इतने पक्षों के, कर्पूरी जी के इतने पक्षों को तो हमारे अरविंद जी ने हम लोग के सामने में रखा, केजी ने रखा है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि शराबबंदी पे, नीतीश जी के शराबबंदी पे मुझे लगता है कि आपने दर्जनों रिपोर्टिंग की है। अभी आपने एक सीरीज लिखी थी शराबबंदी पे, जब वो कोर्ट में पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट ने जब हवाला बिहार सरकार के शराबबंदी को लाया था,
तब आपकी कई एक दो सीरीज आई थी शराबबंदी पे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कर्पूरी जी की सरकार शराबबंदी के कारण चली गई, उनको उनको ये जब लगा कि बिहार में शराब का जो सबसे ज्यादा कंजप्शन जो अल्कोहल का है वो गरीब लोग ही करते हैं, और उसके कारण वो एक चाह रहे थे कि जो अगर समाज में गरीबों को उद्धार करना है तो उनको ये शराब के लत से उनको दूर करना। इस पर जी ने हिम्मत किया, साहस किया और उन्होंने शराबबंदी बिहार में लागू की। लेकिन 2 साल के बाद उनकी सरकार चली गई। तो नीतीश जी का मैंने एक बार सुना था कि वो कह रहे थे उसके बाद कोई चीफ मिनिस्टर ने हिम्मत नहीं दिखाया कर्पूरी जी के बाद, वो मैं हूं जो हमने हिम्मत की और शराबबंद कर का हमने पूरी तरह से उसको खत्म किया। कर्पूरी जी के बात को हमने फिर से लागू किया। उस समय की शराबबंदी और आज की शराबबंदी का जब आप देखते हैं, कर्पूरी जी की शराबबंदी में हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि उसके बाद कालाबाजारी कितना हुई और कितने रेवेन्यू का लॉस होता रहा। लेकिन आज जब हम संतोष जी अपने गांव जाते हैं और वो शराबबंदी का जो मजाक देखते हैं तो लगता रहता है ये शराबबंदी शायद कर्पूरी जी की शराबबंदी की से तुलना करें तो नादानी है एक तरह से। संतोष जी जी, मुझे लगता है कि थोड़ा दोनों का एनालॉजी बहुत करेक्ट नहीं है। मैं सबसे पहले चूंकि कंटेम्प्रेरी नीतीश कुमार की शराबबंदी पर बात करता हूँ, ये शायद इतिहास का बिरला एग्जाम्पल होगा जिसमें एक ही चीफ मिनिस्टर ने शराब को लिबरलाइज किया और उसी चीफ मिनिस्टर ने शराबबंदी लगाई। ग्रेट, बहुत अच्छा। जब जब वो बने, जब कैश स्टार्व्ड स्टेट था हमारा, 500 करोड़ के करीब हमारा एक्साइज आता था, उसको उन्होंने 5000 करोड़ तक ले गए। मैं उसके नहीं फॉर मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिशियन कैसे सोचते हैं, कैसे किसी एजेंडा को इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तब तो लगा कि चलो भाई एक हम उसको लिबरलाइज करते हैं, एक्साइज पॉलिसी को लिबरलाइज किया और पंचायत घर 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 तक शराब पहुंची और रेवेन्यू आया। और उसी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उसको लगा कि आपको बिहार के पास रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं अब है। जब वो अलग हो जा एनडीए से अलग हो जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारे पास नेशनल एजेंडा नहीं है, हमारा जो गुड गवर्नेंस प्लैंक है वो क्लिसेड है, ट्राइट है, वॉर्न आउट है, अब उसको कोई टेकर नहीं है। तो उनको लगेगा इस एजेंडा के साथ में जाता हूं तो उसको लोग उसको लैपअप करेंगे, कांग्रेस भी उसको सराहेगी और नेशनल इस पर डिबेट होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या है कि गले की हड्डी बन गई है। अब 6000 करोड़ की इकोनॉमी जो है, अगर आपको रेवेन्यू आता था, अब पैरेलली आप उसको 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 से 20,000 करोड़ की ब्लैक इकोनॉमी चल रही है। वो फिल्टर हो रहा है, तो पैरेलल में चल रहा है। तो मैं इस पर नहीं आता हूं। जो कर्पूरी जी के समय में था, जहां तक मुझे स्मरण है, जो पढ़ा है मैंने, मुझे तो 2.5, आप लोग ज्यादा सीनियर हैं, मुझे तो 2.5 दशक की पत्रकारिता का अनुभव है। तो मैंने जो पढ़ा है कि केंद्र ने की सरकार ने किया था उसको, चूंकि जनता पार्टी की सरकार थी तो कर्पूरी ठाकुर इंप्लीमेंट करने वाले एक वन ऑफ द लीडिंग चीफ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने इंप्लीमेंट किया। और सरकार जाने के और भी बहुत सारे कारण है, आप जानते हैं, उसमें से एक ये भी रहा होगा निश्चित तौर पर। तो कर्पूरी जी ने जो भी किया होगा किसी ड्रिवन बाय पॉलिटिकल एजेंडा नहीं किया होगा उन्होंने। मेरे कहने मतलब कि नथिंग रॉन्ग विथ शराबबंदी, मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है। कोर्ट का जो कमेंट था कि भाई आप किसी लॉ को ड्राफ्ट करते हैं तो आप सोच के कीजिए, आज वही चीफ मिनिस्टर आप ड्राफ्ट अमेंडमेंट लाने के लिए जा रहे हैं कि भाई कोई 21 साल का लड़का, 20 साल का लड़का शराब पीता है, वो जेल चला जाता है, उसको स्टिग्मा के साथ रहता है। आज आप ही कर रहे हैं कि नहीं, चलिए वो एक सिविल कोर्ट में एक डिप्टी कलेक्टर लेवल का अफसर उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, समरी ट्रायल हो सकता है, तो आप उसको डी एडिक्शन सेंटर भेज सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं इस लिकर लॉ में। तो मैं कर्पूरी जी का दोनों की तुलना पर आऊंगा तो उसमें ये कहूंगा कि उन्होंने एजेंडा के तौर पर नहीं लिया होगा, उन्होंने उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की होगी। उस काल में कितना सफल हुआ उसकी स्टडी नहीं है। सुरेश सर बोल रहे थे तो मुझको एक याद आ रहा था, वो छूट रहा था मुझे, परिवारवाद की चर्चा हो रही थी, मैं भूल नहीं जाऊं। मुझको सुरेंद्र किशोर ने एक बहुत अच्छा वाक्य सुनाया था। वो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो उनके यहाँ बहुत सारे गेस्ट आया करते थे और सबके लिए दरबार खुला रहता, तो उसमें एक शिक्षक भी आते थे। तो जो शिक्षक आते थे तो वो इतना शिक्षक का सम्मान करते थे, वो बेड दिया करते थे, वो बेड जिस पर कि सुरेंद्र किशोर और रामनाथ ठाकुर शेयर करते थे, जगह नहीं थी, पलंग था। तो जब रामनाथ ठाकुर को क्या हुआ कि जब वो आ जाते थे तो उनको लगता था कि हम दोनों में से एक को नीचे सोना पड़ेगा।
तो ये बात कहीं ना कहीं घूम फिर करके उनको पता चली। तो उन्होंने कहा कि बताओ समस्या क्या है, समस्या पलंग है ना। तो नेक्स्ट जो उन्होंने ऑर्डर दिया सेक्रेटेरिएट को कि जितना भी दिया है आपने पलंग वहां से वापस लीजिए सरकारी। बहुत मनुहार करने के बाद उनकी पत्नी के कहने के बाद एक पलंग रखा गया। ये शुचिता, इस लेवल की शुचिता को प्रैक्टिस करने की बात आज कोई पॉलिटिशियन, हम लोग गरीबी को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, मैं दरिद्रता का कोई रोमांटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस लेवल की शुचिता, इस लेवल को कंडक्ट करना। और रामनाथ ठाकुर ने मुझे इंटरव्यू में कंसीड किया कि मुझे दो काम नहीं करना चाहिए था, अपना पैतृक घर को तोड़वाना नहीं चाहिए था और मुझे राजनीति में नहीं आनी चाहिए थी। दिस इज समथिंग माई फादर नेवर वांटेड। रामजीवन सिंह अभी जीवित हैं, रामजीवन सिंह 90 में वो बताए कि हम लोग बहुत मुश्किल एक कैंडिडेट का डिसाइड किए थे कि रामनाथ को देंगे टिकट। तो बोले कौन रामनाथ? बोला अपना रामनाथ। बोला डिसाइड कर लीजिए कि इंदिरा गांधी का वंशवाद वंशवाद है, कर्पूरी ठाकुर का वंशवाद वंशवाद नहीं, तुम रामनाथ को ही लड़ा लो, मैं नहीं लड़ूंगा। इस लेवल का जो अरविंद सर बहुत मुझसे सीनियर हैं, बहुत उनके साथ घूमे, मुझको तो फिर मैं बच्चा रहा हूँ जब उनका काल था, मैं तो जो भी जाना हूँ आप लोगों से सुन के जाना हूँ, पढ़ के जाना हूँ। लेकिन मुझको ऐसे पॉलिटिशियन लगते हैं कि मैं जितना पढ़ता हूँ, जितना जानता हूँ, मुझको लगता है कि और जानूं। कभी ऐसा लगता है कि ऐसा भी आदमी हुआ था कि इस तरह की लेवल की पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करता था। ऐसा भी आदमी हो सकता है जिसका फीट ऑफ क्ले नहीं हो, जिसकी वल्नरेबिलिटी नहीं हो, लेकिन हो सकता है हो, रिसर्च करने में थोड़ा बहुत मिल भी जाए। लेकिन आज के संदर्भ में जब हम तुलना करते हैं तो मुझको लगता था कि उसके बाद जो समाजवादी आए, नाम नहीं लुआ, मुझको लगता है उसका फार्स वर्जन था, उसको ड्रामेटाइज किया वो जो समाजवाद का। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ मैं स्ट्रिक मानता हूं कि नीतीश कुमार में वो चीज है, थोड़ा सा समाजवादी चीज फुट बचा हुआ है, बचा के रहेंगे। लेकिन अगर जैसे मैं रिपीट करूंगा कि लास्ट सोशलिस्ट आइकन में मुझको कहा जाएगा तो मैं कर्पूरी ठाकुर को ही मानूंगा। उसके बाद सोशलिस्ट आइकन बिहार में तो कम नहीं। बहुत अच्छा संतोष जी। आर्यन जी, मैं संतोष जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि समाजवाद का तो मुझे लगता है कि 40-50 साल की जो ये यात्रा है, उस यात्रा में जितने भी पुरोधा हैं, उन सारे महात्माओं और महाऋषियों को आपने बहुत करीब से देखा है, समझा है। जब आप बिहार की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो ये समाजवाद की एक सबसे बड़ी फर्टाइल भूमि थी। किसान आंदोलन की बात हो, समाजवाद की बात हो, पहला जेपी का आंदोलन भी उसी समाजवाद की उसी धरती से हुई थी। और यहीं पे सबसे जो समाजवाद में जो आप कह सकते हैं कि एक करप्ट थ्रेड जो चला, उसको लेके सबसे ज्यादा समाजवाद इन्हीं स्टेट में सबसे ज्यादा समाजवाद बदनाम हुआ। और इन्हीं स्टेट में जो गरीब है वो गरीबी रह गए, जो अमीर थे वो अमीर बन गए। तो ये ऐसा डिस्पैरिटी क्यों हुआ, जबकि साउथ में ऐसा कोई समाजवाद नहीं था, ऐसा कोई भी समाजवादी पुरोधा नहीं हुए, लेकिन साउथ ने हमारे नॉर्थ से ज्यादा तरक्की की। यहाँ मिसिंग कहाँ था? ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, आपसे ही पूछ रहा हूँ। देखिए, पूरे अगर समाजवादी धारा को अगर आप देखेंगे, जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो आपको पता ही है कि वो पटना ही था जहां से औपचारिक तौर पर एक विधिवत पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद का पूरा इतिहास सबको पता है कि कैसे कैसे ये लोग, और समाजवादी धारा में एक से एक मुखर लोग जिनका विधायी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, चाहे वो स्टेट असेंबली में रहे हो लोग, चाहे वो लोकसभा में रहे हो, राज्यसभा में रहे हो। अगर आप उठा के समाजवादियों का वो देखेंगे तो पता चलेगा कि विपक्ष की उस समय जो कमी थी, जो अलग जो विपक्षी दल थे, उनमें इनकी एक अलग आवाज थी। बाद में धीरे धीरे करके लेफ्ट पार्टियों के लोगों ने उनको सुपरसीड कर दिया, खासतौर पर बातों को रखने के तरीके, ट्रेनिंग। और वो क्यों थी? क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप डॉक्टर लोहिया से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक की बात कर रहा हूं, तो ये लोग केवल भाषण नहीं देते थे, बल्कि इनके जो ट्रेनिंग कैंप चलते थे बहुत लंबे चलते थे। अपने वैचारिक आधार को बहुत ही मजबूती के साथ, आप जनता बुलेटिन पढ़िए जो है, तो आपको लगेगा कि कितने कितने तरीके की पूरी दुनिया भर के बारे में जानकारियां समाजवादी धारा के लोगों को, और अपने प्रदेश की जानकारी नहीं है। आजकल विनोद जी में बताऊं, ऐसे ऐसे लोग समाजवादी धारा के नायक हैं। और सुरेश भाई वहां बैठे हुए हैं भोपाल में, आप देखिए, मैं तो जब देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि अभी भी कई ऐसे इलाके, रघु ठाकुर की मैं याद करता हूं
कि जो उस धारा के उस टाइप के चलने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो संसदीय जीवन ही वो शुरू नहीं कर पाए एक तरह से, लेकिन ऐसे लोग अलग अलग धाराओं में अभी भी हैं, लेकिन ट्रेनिंग बंद है। अब समाजवादी धारा जो जिसको धारा के तौर पर माना जा रहा है, उनका केवल एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से चुनाव जीतना। तरीका कोई भी हो सकता है, वो लोहिया का रास्ता नहीं था। लोहिया ये जानते हुए फूलपुर से नेहरू के खिलाफ लड़े चुनाव, कि उनको पता था कि वो नेहरू को नहीं हरा पाएंगे। और आप ये देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे, गंगा जमुना में बहुत सारा पानी बहा है, और लोहिया जी एक बात कहा करते थे कि जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूं मैं। यानी समाजवादियों में तोड़ फोड़, आपस में मार धाड़, ये तो रहा है, लेकिन एक वैचारिक जो आधार था वो बड़ा मजबूत रहा है, और उन लोगों ने बड़े बड़े ऐसे मौके आए जबकि बहुत बड़े बड़े पदों पर काबिज हो सकते थे, नहीं किया। आचार्य नरेंद्र देव कोई छोटे मोटे आदमी थे? आचार्य नरेंद्र देव गोविंद बल्लभ पंत की जगह मुख्यमंत्री बन सकते थे। वो उस समय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन दिनों 1937 का जो इलेक्शन हुआ है, और उनको नेहरू जी वगैरह बनाना चाहते थे, वो नहीं बनना चाहते थे। लेकिन वही आचार्य नरेंद्र देव, जब उत्तर प्रदेश में एजुकेशन को लेकर के कमीशन बनाने की बात आई, और संपूर्णानंद जी ने कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि एजुकेशन पे आपसे बड़ा नाम कौन सा है, हम चाहते शिक्षा सुधारों के लिए आप काम करिए, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा को सुधारने के लिए कमेटी बनी, उसकी अध्यक्षता की। देवनागरी को लेकर के जो कमेटी बनी, आचार्य जी ने जो है, और आप उठा करके देखिए, जब आचार्य नरेंद्र देव का निधन हुआ तो आप संसद में उनके प्रति क्या उद्गार और क्या भाव जो है। तो ये इसलिए क्योंकि वो जो धारा थी वो एक अलग धारा थी, और उसके पास एक वैचारिक मजबूती का आधार था। और देखिए दुनिया भर में आप क्या है, आज है क्या पूरी दुनिया में किस बात की, जो वैचारिक धाराओं पर मजबूत लोग हैं, केवल वो लड़ रहे हैं। जहां आपका वैचारिक आधार कमजोर हुआ और आपने केवल सत्ता की राजनीति की, आप हम कर्पूरी की चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, एक आदमी जो 1988 में मर गया, वो उसके कद काठी के तो बहुत सारे लोग मरे हैं, आप उठा के देख लीजिए। कर्पूरी से ज्यादा बड़े बड़े लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले लोगों की मौत हुई है। कर्पूरी से ज्यादा लंबा समय संसदीय जीवन वालों की मौत हुई। लेकिन कर्पूरी की चर्चा हम लोग केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कर्पूरी उनसे अलग थे, और कर्पूरी जी ने जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा थी उसके बारे में उस राज्य में एक मुहिम चलाई। जो जड़ता यूपी बिहार के मामले में क्या है, आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा जमीनें कुछ सवर्ण जातियों के पास, सबसे ज्यादा भूमिहीन इन्हीं राज्यों में। इन्हीं राज्यों में चरण सिंह और गोविंद बल्लभ पंत जैसे आदमी, उन्होंने भूमि सुधार कर लिया, लेकिन बिहार में वो सुधार नहीं हो पाया। बिहार में आप भी जानते हैं ऐसे बहुत से लोगों की जिनके पास हजारों एकड़ जमीन आज भी है। तो कर्पूरी जी वो काम जरूर नहीं कर पाए, लेकिन गरीबों को और कमजोर वर्गों को उन्होंने सम्मान के साथ जीने का एक हौसला दिया, और वो हौसला बहुत बड़ी चीज है। कि राजनीति में क्या है, देखिए राजनीति क्या है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र यह है कि सत्ता उसी की होगी जिसके पास संख्या बल है, सीधी सी बात है। राजपूत के पास संख्या बल नहीं है, मैं राजपूत हूं, मेरे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन और बल अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास संख्या बल हो सकता है। तो संख्या बल की राजनीति है। देखिए, जिसके पास संख्या बल है, जनाधार उसका है, उसको जनादेश मिलता है। कर्पूरी जी जैसा आदमी 1952 से लगातार चुनाव जीतता रहा, आज की पीढ़ी के लोग ये सुनेंगे तो दंग रहेंगे कि कर्पूरी जी पैसे की राजनीति तो करते नहीं थे, कर्पूरी जी भी नहीं करते थे, राजनारायण जी भी नहीं करते थे, राजनारायण जी जैसे आदमी। तो ये जो धारा थी, आज ये धारा ठीक वैसे ही हो गई जैसे गंगा जमुना को तो हम लोग देखते हैं संगम में मिलते हुए, लेकिन सरस्वती को नहीं देखते हम लोग। लेकिन वो विद्यमान है, ऐसा नहीं कि खत्म है, सारी उम्मीदें खत्म है। यंगस्टर्स भी जो आज सुन रहे होंगे जो कर्पूरी जी की बातें, तो आज क्या है, आज बहुत सारे लोग जो सामाजिक, आखिर गांधी जी की और जेपी की क्यों चर्चा हम लोग करते हैं बार बार? वो तो कोई चुनाव नहीं लड़े थे। हम लोग नानाजी देशमुख की भी बात करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक सरोकारों के बीच में सामाजिक सरोकारों को अलग नहीं रखा। अरविंद जी, मैं अब हमारा एक सवाल और ले लेता हूँ कि हमारे पास टाइम भी कम है, और हम तो आपके बात से हम लोग खो से गए थे एकदम, जैसे तो कहते हैं ना कि देखिए हमारे बीच में सुरेश जी सबसे अनुभवी हैं, और वो हम लोगों के इसलिए नाते नहीं कि हमारे मित्र हैं, उनका बड़ा ज्ञान भंडार है,
और वो बिल्कुल बहुत है। जानते हैं। लेकिन अरविंद जी, मैं तो उनका एक अदना भाई हम हूँ, लोग बस आपको समझ लीजिए। आप अरविंद जी, हम तो आपको सुनते सुनते हम लोग एकदम सिंक कर गए थे। पता भी नहीं चल रहा था कि ये टाइम जो है, अब हम 10 बजते बजते पहुंच गए हैं। जी सर बिल्कुल सूरज जी। हाँ। के जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संतो अभी जो अरविंद जी ने एक दो चीजें बातें रखी, वो बहुत कमाल की चीजें हम लोग के सामने में, खास करके जो उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के लोगों को ये सुनना चाहिए। जो भी लोग बच्चे हमारे इसमें जुड़े होंगे, उनको ये जरूर जानना चाहिए कि हम कर्पूरी जी को क्यों याद करते हैं। हमने इतने चीफ मिनिस्टर हुए, इतने धाकड़ चीफ मिनिस्टर सब हुए, उनकी चर्चा, उनकी जीवन गाथा, उनको बिहार विभूति और उनको इस तरह के याद करने के लिए हमारे साथ में इतने दिग्गज पत्रकार क्यों हैं? तो ये एक बात जरूर पूछनी चाहिए और इसको हमारी पीढ़ी को जाननी चाहिए, कम से कम नई पीढ़ी को। लेकिन मैं आपसे केजी ये जानना चाहूंगा कि कर्पूरी जी एक स्वतंत्रता सेनानी, कर्पूरी जी एक समाज सुधारक, कर्पूरी जी एक चिंतक के रूप में आप देखिए कि उसका हर एक क्षण है कतरा उन्होंने समाज सुधार के लिए लगाया। जैसे आपने कहा कि उन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी की कंपलसरी खत्म की, तो उसके पीछे उनका जो ध्येय था वो यही ध्येय था कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मैट्रिक पास होने का सर्टिफिकेट भी नहीं ले पाएगा जब तक उसको अंग्रेजी कंपलसरी होगी। पूरे बिहार विधानसभा और बिहार से आने वाले एमपी में उस दौर में 2 से 4% ऐसे नेता होते थे जो मैट्रिक पास का उनके पास सर्टिफिकेट होता था। तो कर्पूरी जी ने एक तरह से एजुकेशन में भी उस वर्ग को, उस क्लास को लाने की कोशिश की थी। तो मैं केजी आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये आज के ऐसा कोई नेता जो समाजवाद में है, उनकी दृष्टि इतनी बड़ी क्यों नहीं हो पाती है कि वो जो बात कह रहे थे अरविंद जी कि वो जाति बल बनाते हैं, जाति का संख्या जोड़ते हैं। कर्पूरी जी जिस जाति से थे वो बिहार में मुझे लगता है 1% की आबादी भी नहीं होगी, लेकिन बिहार के अगरा पिछड़ा सारे वर्गों का वो मानक बन गए थे। तो ये केजी इस चीज का आज के तारीख में, उस आज की परंपरा में ऐसा लीडरशिप हमारे पास क्यों नहीं पाता? बहुत बढ़िया सवाल। मैं विनोद जी एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, जैसे अरविंद जी ने भी कहा, चाहे वो समाजवादी धारा हो या अन्य वैचारिक धाराएं हो, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में आज भी, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या आपके कुछ वामपंथी संगठन हो, बहुत लोग जमीन से जुड़े हुए निस्वार्थ भावना से सादगी का जीवन जीते हैं। लेकिन राजनीतिक क्षितिज में आकर, सत्ता में आकर, 2 बार मुख्यमंत्री रहकर, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहकर, मंत्री रहकर, विधायक बनकर, उसके बावजूद वो जो व्यक्तिगत उन्होंने अपने जीवन शैली में थोड़ा लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आने दिया, वो सबसे उनको अलग से दिखाती है। इस वजह से उनकी साख है। क्योंकि सत्ता, मैंने जो शुरुआत में अपना जो टिप्पणी दी, क्योंकि जब सत्ता में आने के बाद व्यक्ति का चरित्र का असली सामने आता है, तो ये लाखों आज भी कार्यकर्ता है कई संगठनों में, लेकिन सत्ता में आने के बाद आज आप देखेंगे उसी विचारधारा के आप दूसरे तथाकथित प्रतिनिधियों को देखेंगे और उनका जीवन शैली देखेंगे, उनका परिवारवाद देखेंगे, उत्तर से दक्षिण। क्या समाजवाद का टूटने का, समाजवादी आंदोलन का टूटने का, हम, आप, अरविंद जी, हम लोग एक बिल्डिंग में जाया करते थे नियमित तौर पर, 7 जंतर मंतर रोड, जो इस पूरे जनता परिवार का एक मुख्यालय हुआ करता था। अपना एनयूजे दिल्ली पत्रकार संघ इसका कार्यालय हुआ करता था। आमतौर पर दिल्ली में भवनों में लिखा जाता है डोंट स्पिट हियर, यहां थूकिए मत, लेकिन उस बिल्डिंग में लिखा था डोंट स्प्लिट हियर, यहां टूटिए मत, यहां टूटिए मत। और वहां टूटना होता था। हर व्यक्ति ने वो इसलिए क्योंकि वो जो ध्येय है उससे हटकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने का वर्चस्व हो गया। और ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक जेडीएस, आप भी जानते हैं,
मैंने बहुत करीब, अरविंद भाई जानते हैं, देवगौड़ा जी के साथ काम किया है, और वहां मैंने देखा है, आज भी आप देखते हैं कि किस तरीके से मैंने उनको करीबी कवर किया है, जब वो प्रधानमंत्री भी थे, आगे भी। और मैंने देखा है कि किस तरीके से परिवारवाद हावी हो गया है, और लगभग ऐसा कोई दल नहीं है। एक जो संतोष जी ने बताया कि सभी कई चीजों के बावजूद कम से कम परिवारवाद आपको नीतीश जी में दिखाई नहीं देता है। शायद एक अपवाद ने उनको एक तरह से बाकी लोगों के तुलना में बचा के रखा है। मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, और संतोष जी भी, अरविंद जी को भी, सब आप सबको हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए ही निवेदन किया था। तो संतोष जी से चलते चलते एक लास्ट सवाल ले लेता हूं कि मैं संतोष जी को इंडियन एक्सप्रेस का मैं बहुत पढ़ा है, और मैं जब बिहार को पढ़ता हूं तो मुझे संतोष जी की बात चीजें कभी कभी रिपोर्ट सामने आ जाती है कि इलेक्शन पे कवर करते हुए शेखर गुप्ता के साथ इनकी एक रिपोर्ट थी। तो संतोष जी ने कहा कि लिखा था कि बिहार में हर की अपना 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 संघर्ष है और हर की अपनी कहानी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में जो सर कोई भी बच्चा आगे बढ़ा है उसके मेंटर जो है वो उसकी माँ है। तो संतोष जी अपने परिवार और अपने बारे में बताते हैं कि उनकी मदर ने कैसे हमेशा अपने इन सारे भाइयों को प्रेरित करती थी कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या बनोगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और मैं ये कई बार बताता हूं कि बिहार की मदर जो है वो अपने बच्चे को, बिहार में के बच्चे जब आप बाहर देखते हैं कि वो कंपटीशन में टॉप करता है, आईएएस कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है, या बड़ा नाम कमा रहा है, तो उसके बैकग्राउंड में उसकी मदर ही है के जी। तो मैं वो संतोष जी का की वो रिपोर्ट थी के शेखर गुप्ता के साथ में, तो मैं उसी का ये हवाला देता हूँ कि संतोष जी, बिहार का जो ये संघर्ष है लोगों का, सर एक लाइन जी जी सर, ये जो अंग्रेजी का जो एक अनिवार्यता को जो हटाया, कहीं ना कहीं उसका दूरगामी परिणाम आज भारत में सिविल सर्विस में सबसे अधिक संख्या में अगर बिहार का प्रतिनिधित्व है तो वहां कहीं ना कहीं वो शुरुआत वहीं से हुई थी। यस सर, यस सर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत मार्के की बात कही है कि आपने उसका जो एक हवाक था यूपीएससी, और उसको लेके साधारण परिवार के बच्चे सोच भी नहीं सकते थे, कम से कम उसके यूपीएससी के गेट तक तो पहुंचा दिया। तो मैं संतोष जी आपसे यह जानना चाहूंगा कि बिहार का जो संघर्ष है और उस संघर्ष से निकलते हुए बच्चे आज भी जब बिहार के आते हैं, तो आपको लगता है कि राजनीति में इस तरह का जो है, राजनीति में जो टैलेंट है वो बिहार में लगभग टैलेंट ने इग्नोर कर दिया, या बिहार के समाज ने राजनीति में दूसरा कर्पूरी पैदा होने नहीं दिया? मुझे सुरेश सर की सत्ता में कैसा आचरण होना चाहिए उसमें शायद इसका जवाब कहीं छुपा हुआ है। एक मुझे संस्मरण उनका याद आ रहा है, जब वो मुख्यमंत्री हैं और उनके पिताजी अभी भी हज्जाम बने हुए हैं, अपना काम ऐसे कर रहे हैं, और एक दबंग आता है और वो बुलाता है, इनकी तबीयत नासाज है, मना कर देते हैं, तो उनका लठेत आता है, इनको पीट देता है, और जिले के डीएम को पता चलता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार हो जाता है। उस समय तो ये मोबाइल फोन था नहीं, कर्पूरी जी तक, मुख्यमंत्री हैं, उन तक बात पहुंचती है। तो जब वो बात करते हैं डीएम से, तो डीएम को कहते हैं कि उनको छोड़ दीजिए। बोले कि क्या सर आप क्या बात कर रहे हैं, वो पूरे मतलब राज्य की इज्जत का सवाल है। तो उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर ने कि आप ऐसे कितने पिता को बचा पाएंगे, वो तो कर्पूरी ठाकुर के पिता हैं, उनको आप बचा लेंगे, और कैसे बचा पाएंगे, ये समाज का चक्र है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। और उस आदमी को इन्होंने माफ कर दिया, अपने उस ग्रामीण को माफ कर दिया। उस दिन के बाद वो आदमी का तो ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और एक और चीज से मैं कंक्लूड करूंगा, कर्पूरी ठाकुर में एक बहुत बड़े दार्शनिक छुपे हुए थे। उनका वन ऑफ द लास्ट स्पीचेस था, उसमें देखिए उन्होंने कहा था, बहुत कम बिरले पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस में जो कि धर्मशास्त्र पढ़ते थे, बड़े बड़ी किताबें पढ़ जाते, कपिल देव सिंह उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, जाकर के पढ़ते थे। तो उसमें एक जगह नौबतपुर के पास किसी स्पीच में कहा था कि अगर ये सोचिए कि एकलव्य का अंगूठा अगर नहीं काटा गया होता, अगर द्रोणाचार्य ने नहीं मांगा होता, तब समाज की क्या धारा होती। हो सकता था तभी एक एकलव्य जो है सेंटर स्टेज पर आ जाता।
That was कर्पूरी Thakur for all of us. That's why we are here to discuss. बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत खास सर। मैं अरविंद जी बस चलते चलते मैं आपसे बस एक चीज जानना चाहूंगा कि आज हम जिस चीज के लेके चर्चा हमने कर्पूरी जी को किया है, अगर हमारी नई पीढ़ी के लोग अगर ये सुन रहे होंगे और कर्पूरी जी को समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो जरूर उनको लगेगा कि आने वाले टाइम में क्या ऐसे भी नेता हम लोगों के बीच में थे। तो अरविंद जी क्या हम लोग ये मान लें कि सत्ता ने ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम और समाजवाद को एक तरह से दूषित कर दिया है? सत्ता से बाहर ही समाजवाद अच्छा लगता है। वो एक सशक्त विपक्षी दल के तौर पर, क्योंकि देखिए बात सही है कि भाई आजादी की लड़ाई में भी इन लोगों का रोल रहा। ये जिन लोगों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप जो है जितने भी महत्वपूर्ण समाजवादी धारा के नेता हैं उन लोगों ने अगस्त क्रांति की बात कर लीजिए, उसके पहले के जितने भी आंदोलन है उनमें सब में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनके तमाम नायक बहुत महत्वपूर्ण उसमें रहे। और कर्पूरी जी की तो हम लोग क्योंकि चर्चा कर रहे हैं तो उन्हीं पर केंद्रित कर रहे हैं। कर्पूरी जी ने इस बात को दर्शाया है कि अगर आप में कमिटमेंट है, अगर आप में मेहनत है, ईमानदारी है, तो सत्ता की उम्र भले बहुत ज्यादा ना हो, कम हो आपकी सत्ता की उम्र, तो भी आप इतनी लंबी लकीर खींच सकते हैं कि उतनी लंबी लकीर 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाला भी नहीं खींच सकता। ये उन्होंने दिखाया है वो भी, और वो चीज वो लोग नहीं दिखा पाए। भाई आप बताइए समाजवादी धारा में, जैसे मैं डॉक्टर लोहिया तो यही कहते थे ना कि जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझ जाता हूं मैं। तो ये जो है मुझे ये जनेश्वर जी कई बार सुनाते थे कि भाई जब केरल में वो सरकार गिरी, थानू पिल्ली की सरकार के उसके पहले डॉक्टर लोहिया सरकार बनवाने गए थे और उसके बाद सरकार गिरवाने गए कि गोली कांड हुआ। उनका कहना था कि समाजवादी धारा में गोली कांड कैसे हो सकता है। तो आप ये देखिए वो एक कमिटमेंट का एक लेवल अलग था, सोचने का तरीका अलग था। और अभी संतोष जी ने जो एक किस्सा सुनाया, तो ये लोग जीते जागते एक प्रतीक थे। ये अब क्या है, युगोस्लाविया जा रहे हैं और एक फटा कोट पहन करके, और मार्शल टीटो जैसा आदमी कह रहा है, उसको सम्मान में भेंट कर रहा है। वो ऐसा नहीं, वो किस्सा शास्त्री जी का ज्यादा मशहूर है बनस्पत इसके। शास्त्री जी के कोटों की चर्चाएं बहुत होती है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं। देखिए आखिरी में मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के गरीबी से निकले हुए नेताओं के बारे में हम लोग जो मीडिया के लोग हैं उनका नजरिया कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। सुरेश भाई और हम लोगों ने तो देखा है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लीडर्स हैं उनको कुछ जो बहुत इलीट जर्नलिस्ट हैं यहाँ बैठे हुए, वो तो उनको ऐसा मान के चलते थे, चौधरी देवीलाल भी शामिल रहे उसमें, कि ये पता नहीं कहां से किस ग्रह से ये आदमी उतर के आ गया है। ये गांव की बात करता है, गरीब की बात करता है, ये मजदूर की बात करता है। तो उस बिहार में जहां भूमि सुधार भी प्रॉपर नहीं लागू हो पाए, वहां गरीब आदमी को जीना जो सिखाया और वो जो आधार तैयार किया, उसके बाद बाकी जो समाजवादी धारा के नेता हैं जो 15-15 साल रहे, ये वही आधार था जो कर्पूरी ने तैयार किया। और यूपी में वही आधार था जो चरण सिंह, गोविंद वल्लभ पंत और इन लोगों ने मिलकर तैयार किया था। पंत जी, क्योंकि देखिए जमींदारी उन्मूलन, तालुकेदारी उन्मूलन ये कोई छोटा काम नहीं था। सुरेश भाई आपको मैं बता दूं आखिर में कि पाकिस्तान में क्या है, आप उठा करके देखिए ना, आज भी केवल भुट्टो एक ऐसे लीडर हुए जिनको फांसी हुई और वो चाहते थे भूमि सुधार हो। आज आप आश्चर्य करेंगे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट लेघारी थे उनके पास 1 लाख एकड़ जमीन है। बेनजीर भुट्टो का जो हस्बैंड है उसके पास 65,000 एकड़ जमीन है। आप इमेजिन करिए, इतने बड़ी बड़ी जमींदारी को कौन उन्मूलन कर सकता है। बिहार में भी हुआ है, काफी सुधार हुआ, लेकिन जो भूमि सुधार हुआ, भूमि सुधार का ही एक कारण था कि बंगाल में 35 साल तक जो है, क्योंकि भाई देखिए एक लिमिट होती है ना आपको, आपके आधार की, ग्रामीण आधार जो बना लेफ्ट का, उसके पीछे यही एक कारण था। मैं बताऊं केरल में क्योंकि ये केरल में, क्योंकि अगर आपने किसी को 1 बीघा जमीन भी दे दी, आप यूपी में क्यों है, आप देखिए लोग ये नहीं सोचते कि उत्तर प्रदेश में केवल एक जिले में नक्सलवाद की समस्या रही है, वो है मिर्जापुर का जिला। मिर्जापुर में, और मिर्जापुर का जिला 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, झारखंड से भी जुड़ा है, बिहार से भी जुड़ा है, छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा और मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है।
और यूपी 5 राज्य एक जिले का हिस्सा है, तो वहां नक्सलवाद रहा, बाकी उत्तर प्रदेश में कहीं नक्सलवाद नहीं रहा। उसकी एक वजह थी कि भूमि समस्या यहाँ नहीं रही। कर्पूरी जी चाहते थे जो नहीं कर पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में एक बड़ा तबका आज भी फ्यूडल एलिमेंट है, जिसको हम लोग सामंती तत्व कहते हैं। वो किसी न किसी रूप में आता ही रहा है और वो अभी भी कायम है। ये दोनों प्रांतों में लगभग एक जैसा समीकरण है, आबादी के दबाव है, राजनीति का भी तरीका लगभग एक जैसा रहा है, आपराधिक राजनीति भी जो शुरू हुई है। लेकिन इसके बावजूद कर्पूरी जी तो राजनीति में अपराधी लेके नहीं चलते थे साथ में। कर्पूरी जी बहुत सादगी से रहे। कर्पूरी जी का रास्ता वही रास्ता था जो गांधी जी का रास्ता था, जो जेपी का रास्ता था। इसके बावजूद आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, सुरेश भाई बैठे हैं, संतोष जी हैं, इतने महत्वपूर्ण लोग आके अगर चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कर्पूरी जी ने जो लंबी लकीर खींची है, वो लकीर और उनकी यादों को लोग निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे। और ये मुझे लगता है कि यही समाप्त करना चाहिए हम लोग, यही समाप्त करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये 1.25 घंटा हम लोगों ने इस पे कर्पूरी जी पर की चर्चा में हम लोगों ने लगाया, और लगता है कि ये चर्चा में बहुत कुछ बाकी है। हम लोग तो बहुत कुछ छोटी सी चर्चा के ही प्रारूप एक बना पाए हैं, खींच पाए हैं। संतोष जी, केजी जी और अरविंद जी, आप लोगों ने जिस तरह से कर्पूरी जी के व्यक्तित्व को लेके और उनके कृतित्व को लेके चीजों को रखा, उसमें अगर हम लोगों को समझने के लिए आज भी एक चीज है जो हम अपने नई पीढ़ी के लोगों को बता सकते हैं कि कर्पूरी जी समाजवादी थे, लेकिन उनका कोई जाति नहीं था। जनेश्वर मिश्रा समाजवादी थे, उनका लेकिन कभी कोई जात नहीं हो पाया। आचार्य नरेंद्र हो या जो भी टॉप समाजवादी उस समय के थे, उनकी कोई जातीय पहचान नहीं बनी। और आज जब वही समाजवादी परंपरा में कर्पूरी जी का नाम लेते हैं लोग और राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, तो कम से कम अपने उस जाति की परंपरा को, उस सामंतवादी परंपरा को, उस करप्शन की परंपरा को, कर्पूरी जी के फॉर द सेक ऑफ कर्पूरी ठाकुर, उनको बंद करनी चाहिए। सर्व समाज की बात करनी चाहिए। समाज जुड़ेगा तो कर्पूरी जैसा अनेकों समाजवादी नेता होंगे और पूरा भारत जो है उनके पीछे लगेगा। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, आपका बहुत धन्यवाद। के जी, हम लोग फिर मिलेंगे और ऐसे ही बिहार विभूति की एक चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। थैंक यू सो मच।